सो अगेन वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने नोमैडिक एम्पायर के बारे में पहला पार्ट देखा था और पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछली क्लास के अंदर पूरी तरीके से नोमैड एम्पायर के बारे में समझा था। हमने समझा था कि उनके सोर्स क्या थे, हमने समझा था मंगोल का बैकग्राउंड कैसा था, मतलब वहाँ पे कैसे कैसे क्लाइमेटीज नेचर वेचर कैसे थे। हमने उसके नेबरिंग कंट्री चाइना के बारे में समझा था एंड देन उसके बाद हमने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में समझने की कोशिश करी थी। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको और गहराई में लेके जाएगी और बताएगा कि मंगोलों के इतिहास किस प्रकार के थे, मंगोल किस तरीके से काम करते थे, मंगोल किस तरीके से अपनी चीज़ों पे फोकस करते थे वगैरह वगैरह। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ना, ये ग्राफ आपके बड़ा काम आने वाला है। कारण क्या है? सिंपल सा कारण ये है कि मैंने इसके अंदर पूरी डिटेलिंग एक बारी में ही दे दी है। इससे आपको क्या समझना है, यही सेम चार्ट आपको अपनी कॉपी पे बना लेना है और कॉपी पे जब आप बनाओगे आपको फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसी के बाद ही आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि येशु जी कौन थे। येशु जी उनके फादर थे और जो कियात क्लेन से बिलोंग करते थे, बट उनके फादर जो थे ना वो बोर्जिट क्लेन से बिलोंग करते थे। यानी कि येशु जी कियात क्लेन के थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर कबीला अलग अलग कबीले में से होता था। इसीलिए जो तैमुजिन के फादर यानी कि चंगेज खान के फादर येशु जी, वो एक अलग कबीले से बिलोंग करते हैं। तो उनकी आप फैमिली ट्री देखें तो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। उसके बाद उनकी वाइफ का नाम था होलेन, तो होलेन उनकी वाइफ का नाम है, देख सकते हो। ओलेन एक करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओलेन एक, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। होलेन ओलेन एक सेम है लगभग, इसीलिए। अब इन दोनों की जब शादी होती है तो इन दोनों की शादी के बाद देखिए उनका एक पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र, उनके 3 भाई, और चौथा जो था वो चंगेज खान यानी कि तैमुजिन था। कहने का मतलब ये था कि 4 तो उसके भाई थे ही थे, लेकिन यशु जी जो थे उनकी दूसरी शादी भी हो रखी थी, तो उनकी स्टेप वाइफ जो थी वो अलग थी और वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करा गया, पर स्टेप वाइफ से भी उनके 2 बच्चे थे। तो दूसरे कबीले से भी उनके बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। चंगेज खान बचपन का नाम तैमुजिन था और तैमुजिन की छोटी सी एज में ही बोर्टे नाम की लड़की से शादी कर दी गई थी। अब उसके बाद जोची, बाटू और यहाँ पे सरताक करके और फिर चेतगाई, ऐसे करते करते ओदगाई, ये सब अलग अलग आएंगे, मांगके, ये सब आएंगे आगे जाके। तुलाई वंश के लोग थे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो चंगेज खान का बेटा जोची, चेतगाई, ओदगाई और तुलाई, ये उसके 4 बेटे थे। उसके 4 बेटों का तुलाई का एक बेटा था मांगके। ये 5 कैरेक्टर बड़े फेमस हुए थे एनसीईआरटी के अंदर, इन पे ज़्यादा फोकस करा गया है। जोची पे, चेतगाई पे, ओदगाई पर, तोलाई पर और यहाँ पे मांगके के ऊपर बड़ा फोकस करा गया है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ नेम है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने, आपको इन पे फोकस रखना है कि यही चीज़ पूरी की पूरी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तैमुजिन जब बहुत छोटा बच्चा था तो उस टाइम पीरियड पे तैमुजिन की शादी बोर्टे से करवाई जानी थी, क्योंकि नोमैडिक एम्पायर में क्या होता है कि छोटी सी उम्र में शादी जैसी चीज़ें जो है, 13 साल की एज में शादी हो गई थी, ये चीज़ें उस समय पे हुआ करती थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हु वॉज चंगेज खान फादर, हु वॉज चंगेज खान फादर, तो चंगेज खान येशु जी वॉज पॉइजन्ड। यहाँ पे मैंने लिखा था हु किल्ड, है ना, किसने चंगेज खान के फादर को मारा? तो चंगेज खान येशु जी वॉज पॉइजन्ड एंड किल्ड व्हेन तैमुजिन वॉज 9 years old। तैमुजिन जब 9 साल का था, कहीं पे 10 साल है, कहीं पे 13 साल है, कहीं पे 9 साल है। एनसीईआरटी में 9 साल है तो हम उसे 9 साल मान के ही चलते हैं। 9 साल की एज में जब तैमुजिन था तो तैमुजिन के टाइम पीरियड में उसके फादर को पॉइजन दिया गया था, दूध में जहर डाल के दे दिया गया था और उसकी वजह से तैमुजिन के फादर की हो गई थी मृत्यु। ऐसा कहा जाता है कि उसके चाचा के क्या कहते हैं रिलेशन में ही कोई व्यक्ति था। जब ये अलायंस बिल्ड करते थे तो आपस में अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर किया करते थे, है ना। हमारे हिंदी के अंदर उसको देवसारी कहा जाता था। जंगलों के अंदर जो एक कबीला दूसरे कबीले से कुछ भी चीज़ें शेयर करता है एज अ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, तो उसे देवसारी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दूध दिया जाता था बकरी का और उस टाइम पीरियड पे इसमें जहर मिला दिया गया था, दैट इज वाई इसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि तातर क्लेन, जो उसके चाचा थे वो तातर क्लेन से बिलोंग करते थे और उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से जब फादर की डेथ हो जाती है तो बेचारी मदर अकेले तैमुजिन को और उनके 4 बेटों को कैसे अगले 10 सालों तक बड़ा करेगी, पालेगी, पोसेगी। क्योंकि 18-19 साल की एज तक ही बच्चा थोड़ा सा समृद्ध हो पाता है,
वेल सेटल्ड हो पाता है इनके कबीले के अनुसार। तो यहाँ पे बड़े ही 10 साल बड़े ही खराब बीते। तेमुजिन को उस टाइम पीरियड पे कहा जाता है किडनैप कर लिया गया था, बचपन में ही तेमुजिन किडनैप हो गया था। बस ये था कि तेमुजिन की हाइट बहुत कम थी, इसलिए वहाँ पे एक व्हील होता था। जब किसी को भी किडनैप करा जाता था, अगर उसकी हाइट व्हील से छोटी है तो उसको नहीं मारा जाता था। तो तेमुजिन लोगों को लगता था कि बड़ा होके जिस भी कबीले ने उनके फादर को मारा था, उन कबीलों को ऐसा लगता था कि तेमुजिन उनसे बदला लेगा। तो इस सिचुएशन में तेमुजिन को किडनैप कर लिया जाता है, और किडनैप करने के बाद तेमुजिन बेचारा अपने 3 भाइयों से अलग हो जाता है, अपनी मदर से अलग हो जाता है, और उसकी होने वाली वाइफ जो फ्यूचर की थी उससे अलग हो जाता है। और इससे तेमुजिन की लाइफ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हार्डर शेप में भी थी। इस हिसाब से तेमुजिन वॉज किडनैप, enslaved सो मैनी ईयर्स, कई सालों तक वो गुलाम बना रहा। सून आफ्टर हिज मैरिज हिज वाइफ बोटे वॉज किडनैप, उसकी शादी के बाद उसकी वाइफ भी किडनैप हो गई। एंड ही हैड बीन फाइट टू गेट हर, और उसको पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए तेमुजिन ने पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा उसको ढूंढा, लोगों को मारा वगैरह वगैरह। ये स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। ये जब तेमुजिन बड़ा हो जाता है उसकी वाइफ के साथ इसकी फ़ोटो। हाँ, तो फिर क्या होता है कि जिस टाइम पीरियड पे वो किडनैप हो जाता है तेमुजिन के किडनैप होने के बाद फाइनली क्या कहते हैं, उसको कई सालों तक बंदी बनाया जाता है। तेमुजिन वहाँ से भाग निकलता है, और उसके बाद ड्यूरिंग दिस ईयर हार्डरशिप ही मैनेज टू मेक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड। जब वो उसके कबीले से भाग के निकल जाता है तो उसके सगे भाई तो उसको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि 9 साल की एज में बच्चा 10 साल की एज में किडनैप हो जाता है, तो अब वो क्या करेगा, है ना। तो उसको एक रियल भाई मिलते हैं, यंग बोगुर्ची उसका नाम है, और जमुका उसका ब्लडेड ब्रदर माना जाता है। उसके चाचा ओनम खान जो केराइट कबीले से बिलोंग करते हैं वो भी मिले, और इनके साथ कई वर्षों तक इन्होंने दोस्ती निभाई, और बहुत सारे कामयाब अलायंस बिल्ड इन लोगों ने करे। बहुत सारे अटैक करे इन लोगों ने, ऐसा नहीं अटैक नहीं करे। 1180 से लेके 1190 के बीच में पूरी तरीके से तेमुजिन रिमेन हैज एलाय ऑफ ओनम खान एंड यूज द अलायंस टू डिफीट पावरफुल advisory like Jamuka and his old friend who had become hostile of few. It was after the defeating him, Temujin felt confined enough to move against other tribes. हुआ बस ये था कि कहानी में छोटा सा ट्विस्ट बस इतना सा आता है कि तेमुजिन की दोस्ती उसके ब्लडेड ब्रदर जमुका और बोगरचू से हुई थी, पर बोगरचू जो था वो अटैक के टाइम पीरियड पे लड़कियों को भी नुकसान पहुंचाता था, जो पसंद नहीं था तेमुजिन को, यानी कि चंगेज खान को। इसलिए चंगेज खान ने बोगरचू को मार दिया था, और बोगरचू की लड़ाई जमुका से हुई थी, और जमुका से लड़ने के लिए उसके फादर ओनम खान ने मदद करी थी चंगेज खान की, और जैसे जमुका भी हार गया था। इस तरीके से ओनम खान भी पावरफुल बना, पर चंगेज खान उससे ज़्यादा पावरफुल बना, क्योंकि वही अटैक कर रहा है, वही लोगों पे विजय पा रहा है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन फाइनली यहाँ पर चंगेज खान जो था धीरे धीरे करके, जिसने उसके फादर को मारा था, तातर केराइट कबीले से बदला लेता है और उनको भी मार देता है। द पावरफुल तातर हिज फादर एनेस्टेशन द केराइट एंड ओनम खान हिमसेल्फ इन 2003, और 1203 के अंदर ये अपने चाचा ओनम खान को और तातर केराइट क्लेन्स के सभी लोगों को मार देता है, और इस तरीके से इसके पास आर्मी बहुत बड़ी हो जाती है। द स्केंट रिसोर्स ऑफ द स्टेपी लैंड ड्राइव्स मंगोल एंड अदर सेंट्रल एशियन nomads to trade and barter with other sedentary neighbors in China. This was mutually benefit to the both parties. अब क्योंकि इतने बड़े इलाके के अंदर पूरी तरीके से वर्चस्व हो चुका था, किस बंदे का वर्चस्व हो चुका था आपका कबीले में चंगेज खान का, और चंगेज खान कोशिश कर रहा था कि अपने इस मंगोल डायनेस्टी को और आगे लेके जाए, इसलिए वो दूर के और इलाकों में ट्रेड करना चाहता था, और ट्रेड बार्टर सिस्टम के थ्रू ही होता था। और अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड हो रहा है तो फिर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर दोनों को फायदा हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें संसाधन जो क्या कहते हैं मंगोल के पास है वो दूसरी कंट्री के पास नहीं है, जैसे कि घोड़े हैं, पंख हैं, फर हैं, है ना, दूध है, या जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो पा रही है उस तरीके की, वो दूसरी कंट्री में नहीं थी, तो आपस में ये लोग ट्रेड कर लिया करते थे। इस तरीके से जमुका की कहानी मैंने आपको बता दी थी कि फाइनल डिफीट ऑफ द Nenam people and the powerful Jamuka in 1216 left Jamuka also dominant personality in the politics of the steppe land. और जब जमुका को वो मार देता है तो जमुका को मारने के बाद पूरे के पूरे रोमन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, पूरे के पूरे आपके जो मंगोलियन लैंड है, मंगोलियों की ज़मीन है, धरती है, उस पर उसका दबदबा बन जाता है। अब चंगेज़ खान की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो चंगेज़ खान इसके बाद डोमिनेंट पर्सनालिटी बन जाता है, और a position that was recognized as a symbol of Mongol chieftain,
और मंगोल के सभी सरदार के लोगों ने इसको खान, ओशनी खान या ग्रेट खान या यूनिवर्सल रूलर के नाम से पुकारा, क्योंकि चंगेज खान ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी तरीके से मंगोल स्टेपी लैंड पे नए वर्चस्व कायम करे, नए तरीके के रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए। जैसे एक कबीला दूसरे कबीले पे अटैक कर देता है और उसका कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोई भी कबीला या कोई भी सभा ऐसी नहीं होती है जो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके, तो चंगेज खान पहला बंदा बना था जिसने ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक सभा बनाई थी। तो अर्ली करियर की अगर हम बात करें तो अर्ली करियर में चंगेज खान 1662 ओनम रिवर के आसपास, जो प्रेजेंट में मंगोलिया के अंदर है, वहाँ पे पैदा हुआ था। ओरिजिनली नेम चंगेज खान का तैमुजिन है और वो थर्ड सन था। थर्ड सन मैंने बता ही दिया। उसका एक और छोटा होगा, यशुजी कियात कबीले का था। वो जब 9 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो चुकी थी उसके नेबरिंग तातर खान से। फाइनली उसने जब इतने बड़े इलाके को जीत लिया 1206 के बाद, जब उसका दबदबा कायम हो गया 1206 के बाद, तो वो यहीं नहीं रुका। इस बंदे ने पूरे के पूरे मंगोल के अलावा दूसरे और इलाकों तक अपने पूरे के पूरे रूल को फैलाना शुरू करा। तो 1209 के बाद तो उसके पास काफी अच्छी आर्मी आ चुकी थी, इसलिए 1216 से लेके 1227 तक, जब तक वो मरता नहीं है, वो पूरी तरीके से इलाकों को बढ़ाता चला जाता है। तो एनसीईआरटी में कुछ बता रखा है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसका सबसे पहला कंसर्न था चाइना के हिस्सों को कब्जाना, जैसे सीसिया, चिंग डायनेस्टी और संग डायनेस्टी चाइना के बहुत बड़े हिस्से में डोमिनेट करती थी। तो इसने वहाँ के लोगों को हराया। कैसे हराया? 1209 के अंदर उसने सीसिया को डिफीट करा। 1203 के अंदर उसने चाइना की दीवार उसको पार करके दूसरे हिस्से पे कैप्चर करा। 1203 चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट पेकिंग, वहाँ पे अटैक करा, उनके शहरों को लूट लिया। और उसके बाद चंगेज खान ने कंटिन्यूसली क्या कहते हैं, उसके मरने के बाद भी 1234 तक चाइना के ऊपर ये हमले होते ही रहे और इसने भी करे ही करे। देन फाइनली डिफीट कारा खियाता हु कंट्रोल द तियान सांग माउंटेन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द चाइना इन 1218। उसने फाइनली तियांग शान करके एक बंदा है जिसने वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न के माउंटेन्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा था, कवर कर रखा था। इसने उसको भी हरा दिया 1218 में। हिंदी में से कातर खियाता बोल रहे हैं, कारा खियाता नाम भी अजीब सा है। तो ये सारे अटैक्स अलग अलग समय पे हुए हैं, मैप में हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे मंगोल डोमिनेंस रीच एट द अमुदारा एंड स्टेट ऑफ तक्षेनिया एंड ख्वाजरम। अब सोचो ये बंदा एशिया के उन हिस्सों में आ गया जहाँ पे अरब कंट्रियां हैं। उसने उस टाइम के महमूद सेकंड को भी, जो उस समय ख्वारिज्म का एक राजा माना जाता था, उसको तक हराया उस बंदे ने। एंड सुल्तान मोहम्मद द ग्रेट रूलर ऑफ ख्वारिज्म फेल्ट दैट द फरी ऑफ द चंगेज खान रेज व्हेन ही एग्जीक्यूट मंगोल एनवॉय। और फाइनली उसको तक्षिणिया का एक राजा था, उसने चंगेज खान के नॉर्मल से सिपाही पे अटैक कर दिया था और उसके बदले में उसको पूरा साम्राज्य ही देना पड़ गया। तो इससे पता चलता है कि चंगेज खान जो था अपने लोगों के प्रति कितना ज़्यादा क्या कहते हैं कंसर्न था, चिंतित था। उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, मंगोल फोर्स इन परस्यूट ऑफ ख्वारिज्म शाह पुश्ड into the Azerbaijan and defeat Russia force. Another wing followed the Shah son Jalaluddin into the Afghanistan and Sindh provision. At the bank of Indus, Genghis Khan considered returning to Mongolia through North India and the Assam. Finally, मंगोलों ने ख्वारिज्म के राजा शाह को हराया और उसको अजरबैजान में फोर्स कर दिया कि तुम वहां चला जा। अजरबैजान के आने के बाद उसने रशिया के कुछ इलाकों को भी हराया, ठीक है, कराकोरम के कुछ इलाकों को भी हराया। लेकिन उसके साथ साथ उसने शाह, जो मोहम्मद शाह है, उसके बेटे जलालुद्दीन को भी उसने मारने की सोची थी। लेकिन ऑफ कोर्स वो वापस लौट गया अफगानिस्तान से और वो पंजाब होता हुआ यहाँ से होता हुआ असम होता हुआ फिर अपने हिस्से में लौट जाता है मंगोल में दोबारा वापस। तो इसमें बताया जाता है कि अपने ड्यूरेशन में जब उसने निशापुर पर अटैक करा 1236 के अंदर, सॉरी 1236 कह रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे लिखा 1220 में उसने निशापुर में अटैक करा तो उसने 17,47,000 लोगों को मार दिया। 1232-22 में जब उसने हिरात पर अटैक करा तो ये 16 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख लोगों को मार दिया। 1258 में बगदाद में जब आधिपत्य हुआ लोग इनका, तो इसने नहीं मतलब दूसरे लोगों ने, मंगोलों ने कितना विनाश करा ये बताया गया। इधर 8 लाख लोगों को मार दिया गया। छोटे नगर है नासा, उसमें 70,000
बेहयाक जिला है उसमें 70,000, 17,000, कुरैशिन उसमें 12,000 लोगों को मार दिया गया। और ये सारी बातें एक फारसी क्या कहते हैं ट्रैवलर है जुवेनी, ये लिखते हैं कि उस समय पे इनका कबीला कितना ज़्यादा भयानक था और कितने सारे लोगों को ये मार दिया करते थे। इवन जब तक मंगोल के राजा चंगेज़ खान थे या उसके बाद दूसरे और लोग भी थे। बुखारो पे इन्होंने कैसे कब्जा करा था ये बताने की कोशिश करी गई, किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा नगर जला दिया था। वहाँ एक कुत्ता भी नहीं बचा था, एक छोटा जानवर भी नहीं बचा था। ये बहुत बड़ी बात है। चंगेज़ खान इंडिया के अंदर आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। फाइनली ज़्यादा गर्मी थी, वो क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना माइंड चेंज करा और वापस चले गए। हालांकि अगर भारत में आ जाते तो भारत भी गुलाम बना लेते आराम से, उनको कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं था। 1227 में उनकी डेथ हो जाती है। उनके सक्सेस के क्या कारण थे? सबसे पास उनकी मिलिट्री बहुत अच्छी थी, उनकी मिलिट्री अचीवमेंट बहुत अच्छी थी। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इनोवेटिव थे, ट्रांसफॉर्म हो जाते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बहुत आसानी से। इस तरीके से उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से घोड़ों को चलाना जानते थे और साथ साथ में उनकी हंटिंग स्किल भी उसके साथ बहुत अच्छी मानी जाती थी। उसके अलावा इनकी एबिलिटी जो थी ना शूटिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। घोड़े के बैक में बैठ के भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को मार दिया करते थे। इवन वो सर्दी के टाइम पीरियड पे भी और विंटर के टाइम पीरियड पे भी, चाहे फ्रोजन रिवर ही क्यों ना हो, ये अपने घोड़ों को लेके चले जाते दुश्मनों को मारने के लिए। इवन उस टाइम पीरियड पे ये मूवमेंट करते थे घोड़ों पर बैठकर, तो ये कोशिश करते थे कि घोड़ों पे उतना ही लाइट इक्विपमेंट रखा जाए जितना घोड़ा भी सहन कर सके और ये भी बहुत तेजी से भाग सके। दूसरा, इनको उस टाइम पीरियड पे नैफेत बमबारी इन लोगों को आती थी। वो एक तरीके से एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जैसा कि हमने बाहुबली के अंदर देखने को हमें मिला था कि ये अटैक करते थे उस टाइम पीरियड पे, दूर से बम को फेंक के मारते थे। और ये स्ट्रेटेजी बाहुबली के अंदर भी अपनाई गई है, जो सोचिए उस समय पे चंगेज खान ने अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करी थी दुश्मनों को मारने के लिए। तो दोस्तों ये था पूरी तरीके से चंगेज खान की हिस्ट्री के बारे में, तो चंगेज खान के बारे में बताता है। तो अभी हम थोड़ा सा आपको यहाँ छोड़ के जाएंगे और हम आपको अगले पार्ट में ही मिलेंगे। अभी तक हमने इसमें चंगेज खान के बारे में पढ़ा, हमने चंगेज खान की लाइफ के बारे में पढ़ा, चंगेज खान के कैंपेन के बारे में पढ़ा, चंगेज खान इंडिया का रिलेशन कैसा है वो समझे, और साथ में चंगेज खान सक्सेस क्यों हुए उसका भी कारण हमें पता चल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इन द सेकंड पार्ट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा चैप्टर के बारे में। थर्ड पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।